नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय शक्ति के बारे में। तो इससे पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा फेसबुक से भी आप हमारे से जुड़ सकते हो, ताकि कुछ जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएं और जो नई कोई सूचनाएँ, लेटेस्ट अपडेट्स हैं, उनकी सूचनाएँ मैं टेलीग्राम के ऊपर डालता रहता हूँ। तो चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय शक्ति के संबंध में। शक्ति का मतलब पावर। तो पावर अगर किसी व्यक्ति के संदर्भ में बात करें शक्ति के बारे में, तो जैसे कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के हैं, जैसे हम भी पढ़ते थे, तो एक ऐसा समूह उस व्यक्ति का बन जाता है जो क्या है, थोड़ा पावरफुल हो, जो लड़ाई में क्या हो, थोड़ा आगे हो, यानी गुंडागर्दी करना जानता हो, जिसके बुझावों में दम हो, यानी पावर वाला, उसके पास अपना ऑटोमेटिक एक क्या है, समूह बन जाता है। और यही शक्ति अगर राष्ट्र के संदर्भ में आ जाती है तो वो क्या हो जाती है, राष्ट्रीय शक्ति हो जाती है, नेशनल पावर हो जाती है। यानी कहने का मतलब है कि जो देश जितना अच्छा होगा, जितना मजबूत होगा, जितना शक्तिशाली होगा, दूसरे देश उसके साथ संबंध जोड़ने की उतनी ही कोशिश करेंगे। देखो, यहाँ परिभाषा एक मार्गन था कि राष्ट्रीय शक्ति किसी राष्ट्र की वह क्षमता है जिसके माध्यम से वह दूसरे राष्ट्र के कार्य एवं व्यवहार को अपने अनुकूल मोड़ता है। ये जो मैंने बताया, जैसे कॉलेज में समूह बन जाता है, तो वो जो शक्तिशाली लड़का है वो दूसरे लड़कों को ये कहता है कि भाई हाँ, उसको वोट देना। जैसे चुनाव होते हैं कॉलेजों में, तो उसको वोट देना, यानी वो अपने निर्णय के द्वारा दूसरे के निर्णय भी क्या है, प्रभावित कर देता है। यानी दूसरे के निर्णय है उनको अपने अनुकूल मोड़ लेता है, अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो यही राष्ट्रीय शक्ति है। जैसे आज के समय में बात करें तो USA है, मान लो कि सबसे शक्तिशाली देश है, तो सारे जो देश हैं उसके साथ अच्छा संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, यानी शक्तिशाली व्यक्ति के साथ सभी संबंध जोड़ने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार शक्तिशाली राष्ट्र के साथ भी सभी संबंध जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो USA, अमेरिका जैसे देश हैं, रूस है, ये सैनिक दृष्टि से परिपूर्ण है, तकनीकी दृष्टि से परिपूर्ण है, औद्योगिक दृष्टि से परिपूर्ण है। तो ऐसे राष्ट्रों के साथ सभी जो राष्ट्र हैं वो संबंध जोड़ना चाहते हैं। यानी कहने का मतलब है शक्तिशाली के साथ सभी संबंध जोड़ना चाहते हैं। ये व्यक्ति की भी जो ये कहें कि महत्वाकांक्षा रहती है हमेशा से ही, और राष्ट्र की भी ये क्या है, इच्छा रहती है कि शक्तिशाली जो देश हैं उनके साथ हमारा संबंध जुड़ा रहे। जैसे अपने गाँव देहात की बात करें तो गाँव में जो पावरफुल आदमी रहता है उससे सभी संबंध अच्छा रखने की कोशिश करते हैं कि क्या पता कहीं भी ऐसा काम पड़ जाए तो अपने क्या है, ये काम आ जाए। मान लो रुपए पैसों की जरूरत पड़ जाए तो उससे जाके कभी ले तो आएँ। तो ये क्या है, ये राष्ट्रीय शक्ति ही है जो दूसरे के निर्णय को क्या करती है, प्रभावित करती है। और यहाँ अगर शक्ति के संदर्भ में बात करें राष्ट्रीय शक्ति, तो राष्ट्रीय शक्ति के महत्वपूर्ण तत्व में ये आता है कि दो या दो से अधिक राष्ट्र उसमें शामिल हो। अगर व्यक्ति के संदर्भ में भी बात करें तो भी उसमें क्या है, दो से ज़्यादा व्यक्ति या दो व्यक्ति होने तो ज़रूरी है। अगर अकेला ही व्यक्ति है तो शक्ति है वो किसको दिखाएगा, पावर किसको दिखाएगा। वैसे अकेला ही देश है तो पावर दिखाएगा किसको, तो वही है, दो या दो से अधिक राष्ट्र होने आवश्यक है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में किसी राष्ट्र के पास उपलब्ध सभी संसाधनों का योग राष्ट्रीय शक्ति कहलाता है, जो उसे राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी देश के पास प्राकृतिक संसाधन है, मानवीय संसाधन है, इन संसाधनों का योग ही क्या कहलाता है, राष्ट्रीय शक्ति कहलाता है। क्योंकि अब प्राकृतिक संसाधन हैं वो भी राष्ट्र के उद्देश्य को पूर्ति करते हैं, मानवीय संसाधन है वो भी राष्ट्र के उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी भारत को कल ही 50 लाख की सेना तैयार करनी है, तो ये मानवीय संसाधन भारत के पास इतना है कि कल 50 लाख क्या 1 करोड़ की सेना तैयार हो जाएगी। यानी मानवीय संसाधन और प्राकृतिक संसाधन, इन सभी संसाधनों का योग क्या है, राष्ट्रीय शक्ति कहलाता है, क्योंकि ये राष्ट्र के उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। भाई सीधी सी बात यही है। तो यहाँ राष्ट्रीय शक्ति के जो प्रकार हैं उनकी बात करें तो उसमें EH कार ने देखो 3 महत्वपूर्ण प्रकार बताए हैं, और ये सभी राष्ट्रों के लिए लागू है। सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और मनोवैज्ञानिक शक्ति। सैनिक शक्ति को आप ऐसे समझ सकते हो, जो सैनिक दृष्टि से परिपूर्ण हो, जैसे भारत है,
भारत आज के ज़माने की बात करें तो भारत की जो सेनाएं हैं वो विश्व की जो सर्वश्रेष्ठ सेनाएं हैं उनमें शुमार होती है। जैसे पैरा फोर्सेज है, एनएसजी कमांडोज हैं। तो सैनिक शक्ति अगर अच्छी होगी तो दूसरा राष्ट्र कभी भी दबाव नहीं डाल पाएगा। जैसे आपको याद होगा एक डोकलाम विवाद हुआ था, उसमें भारत ने चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। किस कारण से? सैनिक शक्ति के कारण से। क्योंकि चाइना को पता था कि अब वो 1962 वाला भारत नहीं रहा है, अगर कुछ अपन ने गड़बड़ की तो नुकसान अपना भी होगा ही होगा। दूसरी चीज़ है आर्थिक शक्ति। तो आर्थिक शक्ति तो ऐसे इम्पोर्टेंट है, जो देश जितना अमीर होता है उसके पास उतने सारे संसाधन होते हैं। यानी आज के विषय की बात करें तो बाप ने भैया सबसे बड़ा रुपया, यानी रुपयों से हर एक चीज़ खरीदी जा सकती है। जैसे इस शक्ति की बात मैं आपको ऐसे उदाहरण दे के समझाऊँ। जैसे गांव में एक लड़का रहता था, उसका नाम लोगों ने, गरीब था बिल्कुल, तो उसको बोलने लग गए परस्या परस्या। उसने मेहनत करी, अच्छे पैसे कमाने लग गया धीरे धीरे, तो उसको क्या बोलने लग गए? परस। भाई परस आ रहा है, परस आ रहा है। अब उसने कोई अपनी फैक्ट्रियाँ स्टार्ट कर दी, अच्छे और पैसे कमाने लग गया, तो उसका नाम क्या कर दिया? परसराम। और वो उस गांव का ऐसा करोड़पति बना, तो उसको धीरे धीरे लोग बाग क्या कहने लग गए? परसराम जी। ये क्या है? ये आर्थिक शक्ति है, जिसके कारण क्या है, व्यक्ति की जो एक कहेंगे सम्मान में भी क्या है, वृद्धि होती है। उसी प्रकार से किसी देश के पास अगर आर्थिक शक्ति खूब होगी तो उस देश का पूरी दुनिया में सम्मान वैसे ही होगा। तीसरी चीज़ आती है मनोवैज्ञानिक शक्ति। तो जिसके पास ये वाली शक्ति होती है ना, आर्थिक शक्ति, उसके पास सारी शक्तियाँ विद्यमान होती है। कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति संदर्भ में बात करें तो अगर उसके पास पैसे होंगे तो वो कुछ अच्छी चीज़ें सोच पाएगा। अगर उसके पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो पूरे दिन तो उसका दिमाग तो इसी में लगा रहेगा कि यार रोटियों का जुगाड़ कैसे करें, यानी पैसों के जुगाड़ में लगा रहेगा, वो कोई और चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाएगा। तो कहने का मतलब है ये, जैसे यूरोपियन देश की बात करें, वो आर्थिक शक्ति से परिपूर्ण है। आर्थिक शक्ति से परिपूर्ण होने के कारण ही ज़्यादातर जो आविष्कार हैं, इन्वेंशन है, वो वहीं होते हैं। उसका कारण यही है कि उनका दिमाग है वो फ्री एकदम, उनको पैसों वाली कोई टेंशन नहीं है, कमाने की उनको कोई टेंशन नहीं है। उनको गवर्नमेंट इतने क्या है वजीफे देती है, जो एक तरह से कहें कि आविष्कार खोजने के लिए खूब भत्ते देती है। तो यही कारण है कि आर्थिक शक्ति जहाँ होगी वहाँ सैनिक शक्ति भी होगी, मनोवैज्ञानिक शक्ति भी होगी, औद्योगिक शक्ति, सारी शक्तियाँ वहाँ विद्यमान होगी। तो राष्ट्र शक्ति का केंद्र बिंदु है, राष्ट्र शक्ति राष्ट्र का केंद्र बिंदु है, जिसके चारों ओर विदेश नीति के विभिन्न पहलू चक्कर काटते रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो क्या है? राष्ट्र शक्ति। ये जो विभिन्न पहलू हैं, जैसे बात करें हम कूटनीति है, जो गुटनिरपेक्षता जैसी नीतियां हैं, ये नीतियां तो बाद में आती है, पहले तो कौन सी है? शक्ति इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास शक्ति नहीं होगी तो कोई आपको पूछेगा ही नहीं। अब यहाँ राष्ट्र शक्ति के निर्धारक तत्वों की बात करते हैं, तो 9 तत्व बताए हैं किसने? मार्गेनथाउ ने। तो यहाँ जो मार्गेनथाउ ने 9 तत्व बताए हैं, उनको 2 भागों में इन्होंने क्या किया था? विभाजित किया था। एक तो जो स्थायी तत्व हैं और एक तत्व वो हैं जो परिवर्तनशील है, जो बदलते रहते हैं, परिवर्तनशील। तो स्थायी तत्व कौन से आ गए? स्थायी तत्व आगे जो भूगोल से संबंधित तत्व हैं, जो प्राकृतिक संसाधन से जो तत्व हैं। जैसे भूगोल की बात करें तो एरिया है, उसका कभी चेंज नहीं होगा, उसकी जो स्थिति है वो कभी चेंज नहीं होगी। जैसे जलवायु वगैरह की बात करें, ये सारे किससे संबंधित हैं? स्थायी तत्व से संबंधित हैं। और जो परिवर्तनशील कौन से हैं? जैसे जनसंख्या है, जनसंख्या परिवर्तनशील है भाई, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तकनीकी है, विचारधारा है, राष्ट्रीय चरित्र है, राष्ट्रीय मनोबल है, नेतृत्व है, कूटनीति, ये क्या है? ये सारी चीज़ें समय के अनुसार चेंज होती रहती हैं। तकनीकी बढ़ जाती है, देश तकनीकी के मामले में बहुत आगे चला जाता है, ये सारे क्या है? परिवर्तनशील है। तो चलिए इनको देखते हैं तत्वों को। तो भू राजनीति विज्ञान का जो आरंभ है वो किसके द्वारा किया गया था? कांट के द्वारा किया गया था।
वे आधुनिक भूगोल राजनीति के क्या हैं, जनक हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना, आधुनिक भूगोल राजनीति के जनक पूछे जाते हैं तो वो कौन है, कांट है। इसके अलावा एक आता है हर्टलैंड का सिद्धांत, वो दिया है मैकिंडर ने। और स्पाइकमैन, इन्होंने ये बताया कि हृदय भूमि की अपेक्षा किनारे की भूमि को अधिक महत्व दिया है। तो यहाँ देखो, राष्ट्रीय शक्ति के जो निर्धारक तत्व हैं उनके मार्गेंथाउ की बात हो गई। इसके अलावा जैसे एक दो विचारकों की और बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एक आते हैं पोमर और पोकिंस, पोमर व पोकिंस। तो इन्होंने भी क्या है, जो राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारक तत्व है उनको दो भागों में विभाजित किया था। एक तो थे मानवीय तत्व, एक तो थे मानवीय और एक थे गैर मानवीय। जैसे गैर मानवीय आ गया भूगोल है, प्राकृतिक संसाधन है, और मानवीय कौन सा आ गया, जनसंख्या है, विचारधारा, तकनीकी, ये सारे आ गए मानवीय में। इसके अलावा जैसे हार्टमैन है, उन्होंने भी 4 तत्व बताए थे। ऑर्गेन्स्की है, ऑर्गेन्स्की, उन्होंने भी 2 तत्वों में विभाजित किया था, एक तो प्राकृतिक तत्व है और एक मानवीय तत्व है। तो ये आगे प्राकृतिक, और जो ये बाकी तत्व है वो किस में आएंगे, मानवीय तत्वों में। तो इस प्रकार से कई अन्य विचारकों ने भी क्या है, राष्ट्रीय तत्व जो निर्धारक तत्व हैं राष्ट्रीय शक्ति के, उनको विभाजित किया है। तो अब देख लेते हैं थोड़ा हर्टलैंड का सिद्धांत। तो ये मैकिंडर ने दिया था, और जो मैकिंडर है वो इंग्लैंड के भूगोल शास्त्री थे। इन्होंने ये बताया, इन्होंने ज़्यादा जो अध्ययन किया वो किया यूरोप, एशिया और अफ्रीका, और इन्होंने एक संयुक्त नाम दिया इनको, यूरोप और एशिया को यूरेशिया। यूरोप और एशिया को क्या नाम दिया, यूरेशिया। और इन्होंने ये कहा कि जो पूर्वी यूरोप के ऊपर शासन करता है, जो पूर्वी यूरोप के ऊपर शासन करता है, वो मान लो हृदय के ऊपर शासन कर रहा है। इन्होंने एक बार दोबारा देखना, इन्होंने ये कहा कि जो पूर्वी यूरोप के ऊपर शासन कर रहा है वो हार्ट यानी हृदय के ऊपर शासन कर रहा है, और जो हृदय के ऊपर शासन करेगा वो पूरी दुनिया के ऊपर शासन करेगा। पूरी दुनिया से संबंध इन्होंने इन तीनों महाद्वीपों से ही लिया था। तो ये जो सिद्धांत दिया था वो दिया था हर्टलैंड ने। इसके अलावा जो स्पाइकमैन है वो क्या कहते हैं, इन्होंने हृदय भूमि की अपेक्षा ज़्यादा महत्व किसको दिया था, किनारे की भूमि को महत्व दिया था। तो यहाँ एक जो विचारक है उनकी बात और करते हैं, वो हैं महान। उनकी बुक का भी नाम लिख देता हूँ मैं, समुद्री ताकत का इतिहास, समुद्री ताकत का इतिहास। तो देखो इसमें अगर देखें तो इन्होंने ये कहा, इन्होंने जो समुद्र की ताकत है उसके बारे में बताया कि जो देश समुद्र से बंधे हुए रहते हैं, समुद्र से घिरे हुए रहते हैं, वो क्या है, ज़्यादा सफल हैं बनिस्पत जो भूमि से बंधे रहते हैं। जो देश भूमि से बंधे हुए हैं उन्होंने ना तो कोई इतनी ज़्यादा आज के ज़माने में प्रोग्रेस करी है, कुछ हैं ऐसे अपवाद हैं, जैसे इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं हम, अपना कोई तर्क इसमें नहीं दे रहे। इन्होंने ये कहा जैसे अमेरिका जैसे देश हैं उनके सफल होने का कारण यही है क्यों, वो समुद्र से घिरे हुए हैं। ब्रिटेन है, जो यूरोप के अधिकांश देश हैं, उन्होंने ये तर्क इसीलिए दिया कि जो समुद्र से घिरे हुए देश हैं वो ज़्यादा सफल हैं, और जो भूमि से बंधे रहते हैं वो कम सफल हैं। और जो महाशक्तियाँ हैं, इस शब्द का प्रयोग द ग्रेट पावर, इस वर्ड का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किया था रुडोल्फ जेलन ने, रुडोल्फ जेलन। तो ये थोड़ी सी चीज़ें भी क्या है, थोड़ा ध्यान रखना। अब बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन, यानी ये जो राष्ट्रीय शक्ति के तत्व हैं 9, उन्हीं में एक हो गया भूगोल, ये बाकी प्राकृतिक संसाधन है। तो कोई देश जितना शक्तिशाली होगा प्राकृतिक संसाधनों के मामले में तो उसको उतना कम आयात करना पड़ेगा, तो कम आयात करना पड़ेगा तो उसकी राष्ट्र शक्ति ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी, क्योंकि आयात में पैसा खर्च नहीं होगा तो वो देश में उद्योगों में पैसा लगाएगा, निर्माण में पैसे लगाएगा। तीसरी चीज़ आती है जनसंख्या, यानी जनसंख्या विस्फोट है वो बाधा है, नहीं तो जनसंख्या भी एक क्या है, निर्धारक तत्व है। जैसे अभी बताया ना, भारत 50 लाख की सेना तैयार कर सकता है,
तो लेकिन अब भारत में क्या है, वो विस्फोट हो रहा है तो वो क्या है, बाधा बन रहा है तकनीकी। जैसे सैनिक दृष्टि से भारत संपन्न आज के ज़माने की बात करें, औद्योगिक है, संचार, परमाणु तकनीक, इन सब से क्या है संपन्न है। विचारधारा, तो विचारधारा जैसे गुटनिरपेक्षता है, ये क्या है भारत की एक विचारधारा है। तो इनके ऊपर भी क्या है राष्ट्रीय शक्ति निर्भर करती है। राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्र का चरित्र कैसा है, तो भारत का तो हमेशा ही वसुधैव कुटुंबकम, पूरा धरती पूरी विश्व मेरा क्या है परिवार है। तो भारत का तो हमेशा ही एक क्या है धारणा ही अलग रही है पूरी संसार से। राष्ट्रीय मनोबल, उस देश के नागरिकों का जो मनोबल है वो कैसा है, नेतृत्व है। आज अगर बात करें तो हर जगह प्रचार हो रहा है मोदी जी मोदी जी, तो इसके ऊपर भी क्या है राष्ट्रीय शक्ति निर्भर करती है। सब WHO है, UNO है, अमेरिका है, रूस है, सब मोदी जी की प्रशंसा कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारक तत्व हैं, नेतृत्व है। जितना कुशल नेतृत्व होगा उतना ही क्या है राष्ट्रीय शक्ति ज़्यादा होगी। और कूटनीति, तो कूटनीति के मामले में तो मोदी जी का जवाब नहीं है। तो ये थे सारे जो किससे संबंधित, राष्ट्रीय शक्ति से संबंधित। तो उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अब इससे संबंधित कुछ जो प्रश्न हैं वो देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को किस वर्ग में नहीं बांटा गया है, तो प्राकृतिक में भी बांटा गया जैसे भूगोल है, सामाजिक में भी बांटा गया जो समाज से रिलेटेड है, परिवर्तनशील में भी बांटा गया, किस में नहीं बांटा गया है, सांस्कृतिक में नहीं बांटा गया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु क्या है, राष्ट्रीय शक्ति है, क्योंकि ये शक्ति ही सबको क्या है प्रेरित करती है। एक देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। यह कथन किसका है, तो यह कथन है नेपोलियन का। किसने राष्ट्रीय शक्ति को मानवीय व गैर मानवीय में विभाजित किया था, तो यह हमने देखा था किसने किया था, पोमर व पॉर्किंस ने किया था। आधुनिक भूगोल राजनीति के जनक हैं वो कौन है, कांट। हर्टलैंड का सिद्धांत वो किसने दिया था, मैकेंडर ने। किनारे की भूमि का सिद्धांत दिया स्पाइकमैन ने। और समुद्री ताकत का जो इतिहास है वो पुस्तक किसने लिखी है, वो लिखी है एम.टी. महान ने। किसने जो महान शक्तियाँ द ग्रेट पावर शब्द का प्रयोग किया है, तो यह है रुडोल्फ जेलन। तो ये जो है चीज़ें पीछे नोट्स में नहीं लिखी हुई थी तो इसलिए इनमें लिख दी है। निम्न में से कौन सा तत्व राष्ट्रीय शक्ति का नहीं समझा जाता, तो नेतृत्व भी समझा जाता है, राष्ट्रीय चरित्र भी है, राष्ट्रीय संसाधन भी है, कौन नहीं समझा जाता, दल प्रणाली। और मैकेंडर ने भौगोलिक आधार पर विश्व को कितने भागों में विभाजित किया था, तो ये हमने देखा था यूरेशिया है ये तो, और एक अफ्रीका, यानी 3 भागों में। तो दोस्तों ये था वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें, और चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।